नमस्कार प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं के सभी हिंदी के छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है राजहंस पाठशाला में। आज मैं शेफाली शर्मा आपके लिए क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड का पाठ 5 लेकर आई हूँ। यह पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित 2 कविताओं से युक्त है। इसमें पहली कविता है उत्साह और दूसरी कविता है अट नहीं रही है। हमने इन दोनों कविताओं को 2 भागों में बांटा है। तो आज हम पहला भाग यानी उत्साह कविता करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कवि परिचय के बारे में, फिर कविता परिचय के विषय में जानेंगे, इसकी शब्द संपदा और विशेष जानकारियों से युक्त कुछ बातें करेंगे और फिर प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आइए चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कवि परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। मूलतः वे गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे, यानी मूल रूप से वहां के रहने वाले थे। निराला की औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन 9वीं तक महिषादल में ही हुई थी। महिषादल यानी बंगाल में जो स्थान है वहां से हुई थी। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। स्वाध्याय का मतलब अपने आप पढ़कर उन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान अर्जन किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के गहरे अध्येता थे, यानी म्यूजिक और फिलॉसफी के गहरे अध्ययन करने वाले स्टूडेंट थे। एक ऐसे विद्यार्थी थे जो लगातार उसका अध्ययन करते चले गए। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला, यानी कि बंगाल में जुड़ने के कारण रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का प्रभाव उन पर पड़ा ये बहुत स्वाभाविक है। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। उनके परिवार में अनेक प्रकार के कष्ट उन्होंने देखे। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ डाला। उनके जो अपने लोग थे, अपने परिवारजन थे, उनकी मृत्यु असामयिक हो गई थी। असामयिक का मतलब है असमय मृत्यु, जल्दी ही निधन हो गया था। आपको ध्यान होगा उस समय प्लेग की महामारी फैली थी और निराला जी के परिवार के अधिकांश लोग उसी में मर गए थे। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। साहित्यिक मोर्चा का मतलब है साहित्य के क्षेत्र में भी उन्होंने संघर्ष किया। अनवरत यानी बिना रुके संघर्ष किया, क्योंकि उनके विरोधी विचारधारा वाले बहुत सारे साहित्यकार थे। सन 1961 में उनका निधन हो गया। उनके प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। आप ध्यान दें ज़रा, यहाँ पर ये रचना आपको परिमल दिखाई दे रही है। मानवीय करुणा के दिव्य चमक में आपने इस नाम को पढ़ा था और इसी के आधार पर परिमल नामक एक साहित्यिक संस्था फादर कामिल बुल्के और इलाहाबाद के अन्य साहित्यकारों ने बनाई थी। तो ये सब नाम हैं उनकी काव्य रचनाओं के। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। अविस्मरणीय क्या मतलब होता है? हम उनको भुला नहीं सकते। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित हुआ है। ये उनके जितनी भी वर्क्स हैं, जितनी भी कृतियां हैं, वो निराला रचनावली के नाम से प्रकाशित हुई है। यानी ये जो रचना है इसको एक साथ सारी जो निराला की कृतियां हैं उसका समावेश करके तैयार किया गया है, जो कि 8 खंडों में हमें मिलता है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि थे। सरोकार का मतलब होता है वास्ता रखना। किन किन चीज़ों से उनका वास्ता था ये बताया गया है। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति जैसे भावों की पराकाष्ठा उनमें देखने को मिलती है। पराकाष्ठा का मतलब एक्सट्रीम देखने को मिलती थी। प्रेम की तरलता उनके अंदर दिखाई देती थी, यानी वो बहुत भावुक किस्म के कवि थे। प्रकृति की विराटता का उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित होता था, यानी प्रकृति कितनी बड़ी और कितनी व्यापक है, दूर दूर तक फैली हुई है, उसका कितना विस्तार है, इसका वर्णन उनकी रचनाओं में मिलता है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। उनके मन में एक विद्रोह था। विद्रोह का मतलब है कोई इसको गलत सेंस में नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनके मन में एक छटपटाहट थी कि जो पुराना चला आ रहा है उसमें समय के साथ साथ परिवर्तन आना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कविता का जो भाव जगत था, भाव जगत का मतलब जो विचार कविता के माध्यम से प्रकट होते हैं, उनमें एक नवीनता लाने की उन्होंने कोशिश की। इसी तरह से शिल्प जगत यानी उसका जो एक तरह से आर्किटेक्चर हम कह सकते हैं कविता का, यानी उसका छंद बदलना चाहिए, उसकी शब्द बदलने चाहिए, उसमें उपमान बदलने चाहिए। इस तरह की कई परिवर्तन
उन्होंने किए। इसके लिए नए नए प्रयोग भी किए उन्होंने। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। देखिए, शिल्प की बात हो रही थी और छायावाद के जो 4 कवि 4 स्तंभ माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत, ये 4 स्तंभ हैं। इनमें निराला ही ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। मुक्त छंद यानी फ्री वर्स, जिसके अंदर जो पारंपरिक छंद थे हमारे यहाँ, जैसे शिखरिणी है, मालिनी है, वंशस्थ है, शार्दुल विक्रीडित है, जो संस्कृत के ज़माने से हम प्रयोग करते आ रहे थे, उनमें एक परिवर्तन वो लेकर आए कि कवि को छंद का प्रयोग करने में भी मुक्त होना चाहिए, यानी किसी बंधन में बंधा हुआ नहीं होना चाहिए उसका काव्य। तो आप इस कविता में देखेंगे भी मुक्त छंद का प्रयोग। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी देखा जा सकता है। ये देखिए, यहाँ पर आपको हल्का सा संक्षेप में इशारा किया गया है ये आगे आने वाली कविता के लिए। शोषित और उपेक्षित। शोषित का मतलब है जिसका शोषण किया जाता है, समाज में जिसको टॉर्चर किया जाता है, कष्ट दिया जाता है, और जो समाज उसको कष्ट देता है उसके बलबूते जिंदा रहता है, उसके बलबूते एक उच्च पद और धन प्राप्त करके समाज पर शासन करता है। तो जो लोग शोषित होते हैं, जिनको कष्ट दे देकर लोग समाज में आनंद उठाते हैं या ऊंचे वर्ग और पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं, शोषित वर्ग के प्रति उपेक्षित यानी जो इग्नोर्ड वर्ग है, पीड़ित यानी दुखी और प्रताड़ित यानी कष्ट दिया हुआ जो जन है, जो मनुष्य है, उसके प्रति उनकी कविता में गहरी सहानुभूति का भाव दिखाई देता है। सहानुभूति का मतलब उनको उससे सिंपैथी है। वहीं शोषक वर्ग और सत्ता वर्ग। शोषक वर्ग वो होता है जो शोषित करता है गरीबों को, मजदूरों को, दुखी और दरिद्र जनता को कष्ट देने वाला जो वर्ग होता है, और सत्ता यानी शासन करने वाला जो वर्ग है, उसके प्रति उनके मन में प्रचंड प्रतिकार का भाव दिखाई देता है। प्रचंड का मतलब बहुत तेज, बहुत ज़बरदस्त, प्रतिकार यानी विरोध का भाव दिखाई देता है हमें निराला की कविताओं में, उनके काव्य में, उनके साहित्य में। तो आइए आप देखते हैं आगे कविता के बारे में। अब कविता परिचय पढ़ते हैं। उत्साह कविता के विषय में जानते हैं। जो पहली कविता है जिसे हम पढ़ेंगे, उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान का मतलब होता है जिसमें किसी को पुकारा जाता है, किसी को एड्रेस किया जाता है, किसी को संबोधित किया जाता है। जो बादल को संबोधित है, यहाँ पर किसको संबोधित किया जा रहा है, किसको पुकारा जा रहा है? बादल को पुकारा जा रहा है। बादल निराला का प्रिय विषय है। निराला जी ने कई कविताएं बादल पर लिखी हैं। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुरण का प्रतीक होने के साथ साथ विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को साकार करने वाला भी है। उनको ये बादल विषय क्यों प्रिय था, ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि कविता में बादल किस तरह का एक प्रतिमान या एक ऐसा प्रतीक बनकर आया है जो कि समाज के जो पीड़ित लोग हैं, जो प्यासे लोग हैं, उनकी आकांक्षा को पूरा करने वाला, उनकी जो इच्छा है, उनकी एक कामना है कि हमारी प्यास, हमारे कष्टों को, दुखों को दूर करने का कार्य करने वाला कोई हो। इस आकांक्षा को, इस इच्छा को, इस कामना को पूरा करने वाला बादल है। तो दूसरी तरफ वही बादल क्या करता है? नई कल्पना और नए अंकुरण का प्रतीक है। नई नई कल्पनाएं, हम नव सृजन की कल्पना, नई इमेजिनेशंस कर सकते हैं, नई क्रिएशंस कर सकते हैं। नए अंकुरण का मतलब है जैसे पौधे का अंकुरण होता है, हम धरती में कोई बीज बोते हैं और उसमें अंकुर निकलता है, उसके बाद में उससे पौधा और फिर फलदार वृक्ष तक बन जाता है। तो उसकी शुरुआत का प्रतीक बादल है, क्योंकि बादल यदि वर्षा नहीं करता तो हमारे जीवन में नई कल्पनाएं, नए उदय, नई सृष्टि, नई रचना नहीं हो सकती। तो उसका प्रतीक बनकर वो आया है। और दूसरी तरफ वो विध्वंस का प्रतीक भी है। विध्वंस का मतलब है विनाश का प्रतीक है। वो सूर्य के शोषण का, उसकी गर्मी का, उसके कष्ट का विध्वंस करता है, उसको
समाप्त करता है। विप्लव यानी विद्रोह और क्रांति का प्रतीक है, वही विप्लव और क्रांति की चेतना को साकार करने वाला भी है, क्योंकि बादल ही वह एक ऐसा तत्व है जो कि सूर्य के खिलाफ खड़ा होता है, उसके खिलाफ गरजता है। तो उसके शोषण के विरुद्ध वो विद्रोह करता है, विप्लव करता है और एक क्रांति लेके आता है, जैसे रेनेसां लाते हैं, एक परिवर्तन लाने की कोशिश करता है और सचमुच परिवर्तन आता है। बादल जब गरजता है तो जल बरसता है धरती पर, और धरती का शोषण जो इतने समय तक सूर्य ने किया, उसके बदले में उसे जल मिलता है और उसका जीवन फिर से उसे प्राप्त होता है, उसमें नवजीवन आ जाता है, नई चेतना आ जाती है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। निराला जी की विशेषता है कि उन्होंने जीवन को केवल संक्षेप में, केवल अपने से जुड़ा हुआ या अपने एक विशेष समाज या एक विशेष धर्म या एक विशेष देश से जुड़ा हुआ नहीं देखा, बल्कि उसको मानव जीवन के की व्यापकता के साथ देखा है, उसको समग्र यानी पूरे रूप में देखा है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। एक विशेषता है कि जहाँ एक तरफ कवि ललित साहित्य की बात करते हैं, ललित का मतलब सुंदर साहित्य, जो कि कोमल साहित्य है, जिसके अंदर एक ऐसी इमेजिनेशन है जो जीवन में सुंदरता और कमनीयता लेके आती है, वहाँ पर दूसरी तरफ वो क्रांति के लिए भी तैयार करते हैं लोगों को। यानी कि कोई भी समाज में किसी भी रूप में कहीं पर भी कैसा भी शोषण हो, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए वो मनुष्य मात्र को तैयार करते हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हमने समय समय पर देखा है, जब भी, चाहे विश्व के स्तर पर हो चाहे भारत के स्तर पर हो, जब जब क्रांतियाँ हुई हैं तब तब साहित्यकारों ने विशेष साहित्य लिखा है और उस साहित्य ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उस समय की कविताएं, उस समय के काव्य बार बार गाकर जो क्रांति दल के नेता थे, उन्होंने जनता के अंदर एक प्राण फूंका और उन्होंने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई। तो ऐसा साहित्य निराला का है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। निराला ऐसा कहते हैं कि इससे ही मनुष्य जीवन को एक नया जीवन मिलता है, जो मृत प्राय जीवन है, जो लगभग जीवित होकर भी मरा हुआ सा जीवन है, या जो कविता होकर भी जिसके अंदर भाव नहीं है, उसके अंदर एक नवीनता भरने वाला ऐसा ये साहित्य होता है। तो आइए चलिए अब कविता पढ़ते हैं और कविता में इन्हीं बातों को साकार होते हुए हम देखते हैं। ये है आपकी कविता। इसमें आप देख रहे हैं कि खड़ी बोली का प्रयोग है। खड़ी बोली हिंदी का क्षेत्र माना जाता है। दिल्ली, मेरठ, गाज़ियाबाद, इसके आसपास का क्षेत्र माना जाता है खड़ी बोली हिंदी, जिसको हम प्रायः बोलते हैं और हमारे व्यवहार में आने वाली सर्वाधिक व्यवहार में आने वाली हिंदी भाषा का जो रूप है वो खड़ी बोली है आजकल। और दूसरी बात जो हमने निराला जी के परिचय में पढ़ी थी कि उन्होंने मुक्त छंद की परिकल्पना की, तो ये है मुक्त छंद। मुक्त छंद में किसी निश्चित वर्ण या मात्रा की संख्या नहीं होती। कवि को जितने शब्दों की आवश्यकता होती है अपने भावों के अनुरूप वो उसी की सृष्टि करता है, लेकिन उसके अंदर एक रिदम ज़रूर होता है, एक राइम होती है, लय होती है, तुक होती है। तो आप देख सकते हैं गरजो और ओ, घुंघराले और पाले, कवि वाले, पाले और वाले में मिलता है। देखिए भर दो, गरजो, इस तरह का आपको प्रयोग मिलेगा और इसमें एक अपने ढंग का अलग सौंदर्य है। तो आइए पढ़ते हैं। ये है आवाहन गीत, जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था। तो आवाहन का मतलब ये है कि बादल को आवाहन कर रहे हैं कवि, उनको पुकार रहे हैं कि हे बादल, तुम अपने कर्तव्य को समझो, तुम अपने कार्य को पूर्ण करो। हे बादल गरजो, बादल तुम गरज कर आओ। गरजने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बादल के अंदर ही वो सामर्थ्य है जो सूरज के खिलाफ गरज सके। घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, इस गगन को घोर गगन क्यों कहा? घोर गगन इसलिए कहा क्योंकि आकाश अनंत है, असीम है, उसको अपनी सीमाओं में बांधने की सामर्थ्य किसी और में नहीं है, केवल है तो बादल में है। एकमात्र बादल ही है जो आकाश को पूरी तरह से आच्छादित कर देता है, पूरी तरह से घेर लेता है। इसीलिए कवि ने कहा घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। धाराधर का अर्थ है जो धारा को धारण करे। धारा कौन सी? जल धारा। जो जल को धारण करने वाला बादल होता है उसको हम धाराधर कहते हैं। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। ललित ललित सुंदर सुंदर,
जब जब भी शब्द का 2 बार या 3 बार प्रयोग होता है, इसका मतलब कवि उस पर विशेष जोर देना चाहता है या अपनी बात को एम्फेसाइज करके उस विशेष भाव पर विशेष प्रकाश डालना चाहता है। तो बादल का सौंदर्य कैसा है, बादल कैसा लगता है, ललित। बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि गर्मियों के बाद में जब हमें सबसे पहले बादल के दर्शन होते हैं तो वो हमें देखने में प्यारा लगता ही है, और बादल का स्वरूप ही ऐसा कुछ होता है कि सभी को वो सुंदर लगता है। तो बादल कैसा है, ललित ललित। काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, आकाश के अंदर वो कैसे पलता है, कैसे विद्यमान है, जैसे एक कोई बाल कल्पना हो। बाल कल्पना का मतलब है छोटी सी कल्पना। किसी भी कवि के हृदय में कोई भी काव्य या महाकाव्य पहले बाल रूप में ही उत्पन्न होता है। छोटा सा जो बीज होता है वो अंकुरित होता है और विशाल वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही किसी कवि के मन में कोई छोटा सा भाव ही विशाल काव्य का रूप धारण करता है। तो बादल आकाश में कैसे पलता है, जैसे कोई किसी कवि के हृदय में बाल कल्पना पलती है। और कैसा दिखाई देता है वो, काले घुंघराले, गोल गोल आकार वाले जैसे काले घुंघराले बाल होते हैं, वैसा ही यह बादल नजर आता है। और बाल कल्पना का मतलब एक छोटी कल्पना है। और देखिए काले घुंघराले बाल, इस रूप में भी बाल शब्द का प्रयोग आ रहा है। कुल मिला के यहाँ पर श्लेष अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है। दो अर्थ निकल सकते हैं इससे, सिर के बाल, काले घुंघराले बाल, और दूसरे बाल कल्पना यानी छोटी सी कल्पना। तो आपने यहाँ तक अभी देखा है इसमें अनुप्रास अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है। घेर घेर घोर धारा धर, यहाँ ललित ललित काले घुंघराले, इसमें ल का प्रयोग देखिए, इसमें घ का और र का प्रयोग देखिए, यहाँ पे ध और र का प्रयोग देखिए। बहुत सुंदर अनुप्रास है। दूसरे पुनरुक्ति अलंकार भी है, ललित ललित शब्द का रिपीटिशन हुआ है, लेकिन यहाँ पर अर्थ नहीं बदला, इसलिए यहाँ पर प्रयोग है पुनरुक्ति अलंकार का। बाल कल्पना के से पाले उपमा का प्रयोग है। बाल कल्पना के समान पलने वाला है बादल, तो से जो है वो उपमा का वाचक शब्द है। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, तुम्हारे उर में, तुम्हारे हृदय में विद्युत की छवि है। विद्युत कहते हैं बिजली को, छवि का मतलब है चित्र। हम देखते हैं जब बादल आते हैं, वर्षा के बादल आते हैं, तो बीच बीच में बिजली चमकती है। तो ऐसा लग रहा है कवि को जैसे बादल के हृदय में बिजली का चित्र है जो दमकता रहता है। और यहाँ पे विद्युत छवि जो प्रयोग है, इससे हमारे आंखों के सामने एक सुंदर सा चित्र बादल का आ जाता है। कवि नवजीवन वाले, हे कवि तुम नवजीवन वाले हो। कवि का मतलब होता है जो दूर तक देख सकता है, क्रांत दृष्टा है या नई रचना करने वाला है। हम जानते हैं कवि किसी नई साहित्यिक रचना को अपनी कलम से गढ़ता है, नया सृजन करता है, नई कविता लिखता है, नया काव्य लिखता है। ऐसे ही बादल हर बार जब आता है, बरसात करता है, तब संसार में नई सृष्टि हो जाती है, नए पेड़ पौधे उगाते हैं, पूरी दुनिया नई नजर आती है। इसलिए कवि कहा, और नवजीवन वाले, वो नया जीवन देता है सृष्टि के हर तत्व को, मनुष्य को, प्राणियों को, धरती को, फसलों को, बीजों को, सबको नया जीवन देता है। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तुम्हारे अंदर वज्र छिपा है। ध्यान दीजिए, वज्र शब्द जो है, वज्र बिजली को भी कहते हैं और वज्र इंद्र के हथियार को भी कहते हैं। तो इंद्र जो है वो वर्षा के देवता माने जाते हैं, इसीलिए बिजली को वज्र कहा जाता है। तो तुम्हारे अंदर वज्र छिपा है, तुम्हारे अंदर बिजली छुपी हुई है या इंद्र का हथियार छुपा हुआ है। और वज्र का मतलब होता है कठोर, सर्वाधिक कठोर पदार्थ को भी वज्र कहा जाता है। तो यहाँ पर निराला ये एक तरह से संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारी जो कलम है उसमें वज्र छिपा है, तुम कवि के समान हो और कवि की कलम के अंदर सत्य की कठोरता व्यक्त करने की सामर्थ्य होती है। तो तुम्हारे अंदर, तुम्हारी कलम में कवि के समान वज्र छिपा है। तुम्हारे अंदर जो बिजली है ना, ये जैसे तुम्हारी कलम है और तुम जैसे कवि एक नई सृष्टि करता है, ऐसे तुम नया जीवन रचते हो। तो एक नई कविता फिर से इस धरती में भर दो। एक नई कविता जैसे कवि लिखता है, वैसे ही जब तुम बरसात करोगे तो धरती पर जैसे एक नए नूतन कविता की सृष्टि हो जाएगी, उसको वापस भर दो। जो शून्य कर दिया, जो खाली कर दिया, सूर्य ने जिसका शोषण कर दिया, उस नई कविता को फिर से रचो। हे बादल गरजो, क्योंकि तुम्हारी गरजने में ही ये सब संभव है। एक नया जीवन, नई कविता लिखने की सामर्थ्य तुम्हारे इस गर्जन में ही संभव है। आगे बढ़ते हैं।
विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। विकल का मतलब होता है बेचैन। फिर से पुनरुक्ति अलंकार है, एक ही शब्द का प्रयोग लेकिन अर्थ नहीं बदला है। उन्मन थे उन्मन, फिर यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है। उन्मन का मन मतलब है उत्मन, उत उपसर्ग है, यहाँ पे मन शब्द है। जहाँ पर मन उचट जाए, जहाँ मन ना लगे। जब भी तेज गर्मी होती है तो किसी भी मनुष्य का, किसी भी प्राणी का किसी कार्य में मन नहीं लगता, उसमें एक बेचैनी और छटपटाहट होती है। तो विकल विकल उन्मन थे उन्मन, सभी लोग बेचैन थे, सभी उन्मन थे। विश्व के निदाघ के सकल जन, निदाघ कहते हैं गर्मी को, धूप को। विश्व जो है उसके सकल जन सभी लोग निदाघ के कारण विकल थे, उसी के कारण उन्मन थे। ऐसी परिस्थिति में जब सभी लोग बेचैन थे, छटपटा रहे थे, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। ऐसे में ही अज्ञात दिशा से, न जाने कौन सी दिशा से, अनंत घन आ गए। अनंत का मतलब जिनका अंत ही नहीं है। एक बादल के पीछे दूसरा, दूसरे के पास पीछे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 50वां, 100वां, न जाने कितने मेघ इस आकाश में आकर इकट्ठे हो गए और पता नहीं कौन सी दिशा से आ गए उड़ते हुए। अचानक आप वर्षा काल में देखते हैं, जैसे गर्मी के बाद में जब पहली बार बरसात होती है तो न जाने कहाँ से मेघ आकर आकाश में इकट्ठे हो जाते हैं और बरसात करते हैं। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, तपी हुई इस धरती को जो सूर्य की गर्मी से, उसकी ऊष्मा से तप चुकी है बिल्कुल, उसको जल से फिर शीतल कर दो। हे बादल, तुम वर्षा करो, शीतल जल से, ठंडे जल से उसको शीतलता प्रदान करो, उसकी इस गर्मी को शांत करो। बादल गरजो, यहाँ पर धरती जो है वो शोषित का प्रतीक है, जिसको कष्ट दिया सूर्य ने, उसकी रक्षा के लिए ही तो बादल गरज कर आएगा और सूरज के खिलाफ आवाज़ उठाकर उस धरती को शीतल करेगा अपने जल से। तो आपने एक कविता पढ़ी अभी निराला जी की, इसके विषय में और थोड़ा विस्तार से हम जानते हैं। आइए चलते हैं आगे। सबसे पहले शब्द संपदा देखते हैं इस कविता से जुड़ी हुई। धाराधर, बादल जो जल की धारा को धारण करता है। ललित का मतलब है सुंदर। उन्मन, कहीं मन न टिकने की स्थिति या अनमनापन। घुंघराले यानी गोल गोल आकार वाले। बाल कल्पना का मतलब है छोटी सी कल्पना। विद्युत कहते हैं बिजली को। छवि यानी चित्र। उर का मतलब है हृदय। वज्र का मतलब है बिजली, जो बादल के अंदर बिजली होती है। और इंद्र का शस्त्र, इंद्र का हथियार, जो पौराणिक कथाओं में जिसका उल्लेख आता है। नूतन का अर्थ है नया। विकल यानी बेचैन। निदाघ का मतलब है गर्मी या धूप को भी निदाघ कहते हैं। सकल का मतलब है सब या सारे। तप्त धरा, तपी हुई धरा, गर्मी से तपी हुई धरती। अब कुछ विशेष चीज़ों के बारे में जानते हैं। देखिए, ये वाक्य था आपकी कविता में, घेर घेर घोर गगन। ये घोर गगन जो अनंत गगन होता है, इतना विस्तार होता है आकाश का, उसको घेरने की सामर्थ्य केवल बादलों में ही हो सकती है। तो ये इस दृश्य चित्र से आपको समझ में आ सकेगा। अगला चित्र है ललित ललित काले घुंघराले। घुंघराले का प्रयोग जो किया गया है वो ऐसे मेघों के लिए किया गया है जो काले घन आकाश में इकट्ठे होते हैं और गोल गोल आकृति के होते हैं। विद्युत छवि उर में, आप आकाश के अंदर ये बादल देख सकते हैं कैसे उसके अंदर बिजली चमक रही है। तो ऐसा जो दृश्य होता है, ऐसा लगता है जैसे बादल के हृदय में बिजली का चित्र हो। कवि नवजीवन वाले, मेघ को क्यों कहा गया कवि? एक नई सृष्टि करने के कारण कवि कहा गया है और नया जीवन देने वाला कहा गया है। जब वर्षा होती है तो ऐसे न जाने कितने अंकुर धरती में फूट जाते हैं। वज्र छिपा, नूतन कविता फिर भर दो। ये वज्र जो है बिजली, अभी एक चित्र आप पहले भी देख चुके हैं। ये वज्र के समान आकार वाली जो बिजली होती है, ऐसा लगता है कवि को जैसे ये बादल की कलम है और उससे वो नई कविता लिख सकता है। धाराधर, इस प्रकार का जो मेघ होता है जो वर्षा करता है, जिसमें जल भरा होता है, उसको हम धाराधर कहते हैं। और विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। हम सब जानते हैं कि गर्मी में विशेष रूप से जो किसान इत्यादि होते हैं, जो गरीब वर्ग है, जिसके पास में सुख सुविधा के साधन भी नहीं होते गर्मी से बचने के लिए, उनके लिए धाराधर विशेष रूप से कृपा करता है। सभी लोग गर्मी से छटपटा जाते हैं और केवल एक इंतज़ार रहता है आकाश में बादलों का।
आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अनंत घन देख रहे हैं इस समय आप आकाश में, जो इस चित्र के अंदर देख रहे हैं। न जाने कौन सी दिशा से आए हैं, कोई नहीं जानता, लेकिन धरती की रक्षा के लिए बादल आ जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। ये तपी हुई जो गर्मी के कारण तपी हुई धरती थी, उसको अपनी वर्षा के जल से जब मेघ शीतल करता है, तभी ये लहलहाती है, हरियाली से भर जाती है। अब आपको एक बहुत गंभीर विषय के विषय में बता रही हूँ मैं, और ये है इस कविता से जुड़ा हुआ जो मूल भाव है। निराला ने इस भाव को कहाँ से लिया, तो आपको ये जानकारी देना चाहूँगी मैं। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक थे, जर्मनी से थे ये दार्शनिक, फिलोसोफर थे अपने समय के, इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे, राजनीतिक सिद्धांतकार थे, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए अलग अलग प्रिंसिपल्स बनाने वाले थे, सोशलिस्ट थे, समाजशास्त्री थे, पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। यानी समाजवाद में जो सोशलिज्म था, उसके अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उन्होंने दिया था। प्रणेता यानी नया बनाने वाले, उसको एक नया रूप देने वाले थे। इनका पूरा नाम कार्ल मार्क्स था, लेकिन बीच में पूरा नाम अगर हम कहें तो कार्ल हेनरिक मार्क्स था। इनका जन्म 5 मई 1818 को त्रेवेस में एक यहूदी परिवार में हुआ था। 1824 में इनके परिवार में ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। अब हम इनके विषय में क्यों बात कर रहे हैं, आइए जानते हैं आगे। कार्ल मार्क्स ने दुनिया को वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसके अनुसार दुनिया शुरू से, जब से मनुष्य समाज शुरू हुआ है, तब से 2 वर्गों में बटी हुई है। तो एक वर्ग वह है जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है। दुनिया में जितनी भी चीज़ों का उत्पादन होता है, जितनी भी चीज़ें प्रोडक्ट बनकर हमारे सामने आती हैं, उनका कोई ना कोई मालिक होता है, स्वामी होता है। और दूसरा वह जो केवल शारीरिक श्रम करता है। दूसरा वर्ग वो है जो मेहनत करके इन चीज़ों को, इन प्रोडक्ट्स को बनाता है। पहला वर्ग सदैव ही दूसरे वर्ग का शोषण करता है। जो स्वामी होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो पैसे वाले होते हैं, वो दूसरे वर्ग का, जो मेहनती वर्ग होता है, उसका शोषण करते हैं। मार्क्स के अनुसार समाज के शोषक और शोषित, ये 2 वर्ग सदा ही आपस में संघर्षरत रहे हैं। उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है, स्ट्रगल चलते रही है, और इनमें समझौता कभी संभव नहीं है। समझौता क्यों नहीं होता? क्योंकि अमीर अपनी अमीरी नहीं छोड़ पाता, और वो अमीर केवल इसलिए है क्योंकि वो गरीबों का खून चूस रहा है, उनका धन शोषित कर रहा है। और गरीब भी संघर्ष करना इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसका अस्तित्व ही उसकी मेहनत पर निर्भर करता है, और वो हर बार कोशिश करता है कि अमीर जो उसके पैसे को लूट रहे हैं, उसको अपना हक प्राप्त हो। तो यहाँ पर ये जो दृश्य दिखाई दिए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं कैसे वर्ग हमारा बटा हुआ है। सबसे ऊपर जो बैठा है वो स्वामी है, मालिक है। उसके नीचे वो वर्ग है जो उसे मालिक बनाता है, जो चापलूस वर्ग है, या जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं, जो इनका काम करते हैं। और सबसे नीचे सामान्य जनता है। इसी तरह से आप हर दृश्य में यही देख सकते हैं कि इधर सामान्य जनता है, और बीच में सेना है, और सेना से जो अगला आप एक और कॉरिडोर देख रहे हैं, वो उन अमीर लोगों का है जो इन सबसे टॉप पर बैठे हुए लोगों की दया दृष्टि पे रहते हैं और मज़े करते हैं, और यहाँ पर इनको बचाने वाले लोग हैं। यानी कि कई लेयर्स हैं हमारी सोसाइटी में। कुल मिलाकर ये है शोषित वर्ग और ये है शोषक वर्ग, और इसके बीच में जितने आते हैं वो इस शोषक वर्ग की रक्षा के लिए आते हैं और इसका शोषण करते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे देख लीजिए, सबसे नीचे जनता है, उसके पीछे, उसके ऊपर जो लोग हैं वो मज़े कर रहे हैं, उसके ऊपर जो आर्मी है वो लोग आते हैं, धर्मगुरु आते हैं, उसके ऊपर ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, उसके ऊपर सबसे पहले ऊपर धन रखा है। तो धन जो है, जिनके जितने करीब है वो उतने ही मज़े करते हैं, और जितना जिससे धन से दूर है वो लोग संघर्ष करते हैं। ऐसे इस दृश्य में भी आप देख सकते हैं, गरीब लोग हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, और ये ऊपर अमीर लोग हैं, वो मज़े कर रहे हैं। तो कुल मिला के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इन 2 वर्गों के बारे में बता रहा है। अब यहाँ जो कविता है उसके अंदर 3 चीज़ें हमें देखने को मिलती है। सूर्य है शोषक, अभी मैंने आपको बताया शोषण कौन करता है, जो अमीर वर्ग है या शक्तिशाली वर्ग है। सूर्य के पास शक्ति है, प्रकाश की शक्ति है, गर्मी की शक्ति है।
वो धरती का शोषण करता है। आपने अक्सर अपना जो वाटर साइकिल है उसमें चित्र देखा होगा, वहाँ पर आपको ये सब दिखाई दे रहा है। धरती शोषित है, धरती के जल को सोखता है सूर्य, और बीच में फिर बादल आता है। बादल गरज कर सूर्य को ढक लेता है और धरती की रक्षा के लिए वो जल की वृष्टि करता है। तो ये शोषक, शोषित और रक्षक का जो कॉन्सेप्ट है वो निराला जी ने अल्टीमेटली इस कविता के माध्यम से पेश किया है, जो कार्ल मार्क्स का था। अब यहाँ पर आप फिर देख सकते हैं, शोषक वो अमीर वर्ग है। देखिए किस तरह से वो एक एक को जला रहा है, यानी उसका काम, उसका उद्देश्य क्या है, अमीर बने रहना, और उसके रास्ते में जो भी आए उसको वो ख़त्म करता है। धर्म गुरु भी कई बार हमारे समाज का शोषण करते हैं, उनको गलत राह दिखाते हैं और ख़ुद मज़े करते हैं धर्म के नाम पर, और लोगों में अंधविश्वास पैदा करते हैं। और तीसरा शोषक सूर्य है, जो इस कविता के अनुसार है। इसी तरह से देखिए, शोषित वर्ग कौन सा होता है, मजदूर वर्ग है, जो काम करता है, मेहनत करता है, और उसका धन, जो उसके हिस्से का धन है उस पर अधिकार जमाता है इसका मालिक, इंडस्ट्री का मालिक। ऐसे ये धर्मगुरु हैं, देखिए कितने लोग अनुयायी के रूप में बैठे हैं, ये जो कहते हैं वो उसको चुपचाप मान लेते हैं और बड़ा भरोसा करते हैं इन पर, लेकिन आखिरकार मज़े धर्मगुरु करते हैं। ऐसे ही उस समय हमारे देश में संघर्ष चल रहा था अंग्रेज़ों का और हमारी देश की जनता के। तो अंग्रेज़ भी इस समय अत्याचार थे, जो शोषण करते थे, और शोषित थी भारत की प्रजा। तो रक्षक नेता के रूप में कौन उभरते हैं, जैसे हमारे यहाँ क्रांतिकारी दल में उभरे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे न जाने कितने हज़ारों क्रांतिकारी नेताओं ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश की रक्षा की, तब कहीं जाकर हमें आज़ाद भी मिली। और ये भी समाज में कोई ना कोई लीडर जब पैदा होता है जो अत्याचार के खिलाफ बोलता है, उसका प्रतीक बनकर आया है बादल। आइए चलें अब उत्साह कविता के प्रश्नोत्तरों की तरफ। पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहता, बल्कि गरजने के लिए कहता है, क्योंकि गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया। आह्वान का मतलब उसको पुकारा है, उसको आवाज़ दी है। उनकी कॉल किस चीज़ के लिए, कि हमें पुरानी चीज़ों के प्रति जो समाज के लिए शोषण का काम करती है उनके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? यह एक आह्वान गीत है जिसमें बादल को पुकारा गया है। ऐसे जिसमें पुकारा जाता है उसे आह्वान गीत कहते हैं। कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। बादल का गरजना लोगों के मन में उत्साह भर देता है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। अगला प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। जल बरसाने वाली शक्ति है। बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। आकांक्षा का मतलब उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। बादल कवि में उत्साह और संघर्ष भरकर कविता में नया जीवन लाने में सक्रिय है, उसमें क्रियाशील है, उसमें लगा हुआ है, एक्टिव है। बादल स्वतंत्रता सेनानी, मजदूर नेता, कवि और समाज के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले किसी भी व्यक्ति का प्रतीक बनकर आया है। तो बादल अनेक चीज़ों का प्रतीक है इस कविता में। अगला प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता की किसी खास भाव या दृश्य के में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। यानी कि ऐसी साउंड्स जिनसे एक जैसी ध्वनि हो, वो नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखें। कविता की इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। हम कविता से कुछ अंश लेंगे। घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, तो यहाँ पर सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स होने के कारण, अनुप्रास अलंकार होने के कारण नाद सौंदर्य है। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, इसके अंदर भी हम देख रहे हैं किस तरह से सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं। विद्युत छवि उर में ऐसी पंक्तियाँ जो हैं वो नाद सौंदर्य का उदाहरण है। तो इसके साथ ही यहाँ उत्साह कविता के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। मैंने आपको बड़े विस्तार से ये कविता पढ़ाई। अब निराला जी के लिए जो अगला भाग है हमारा राजहंस पाठशाला का, उसमें हम कविता लेंगे अट नहीं रही है। तो आप सभी इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और अगले पाठ के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।